से लिख करके रखा करो, लिख करके जो आपने जीवन में जो परिवर्तन आया उसको बताया करो। अगर माननीय मोदी जी नहीं होते तो 4 करोड़ गरीबों के पास अभी भी झुग्गी झोपड़ी होती, कच्चा घर होता। 4 करोड़ का पक्का घर बना चुके हैं, 3 करोड़ और बनाने जा रहे हैं, 3 करोड़ और बनाने जा रहे हैं। देश में लगभग 3 करोड़ लखपति दीदी बनाए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा था। अभी कल सेवा तीर्थ की बैठक में उन्होंने कहा अब 3 करोड़ नहीं, मैं 6 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाने का काम करूंगा। 6 करोड़। अभी हमारे पास 1 करोड़ उत्तर प्रदेश के अंदर समूह से दीदियां जुड़ी हुई है। हम लोगों ने तय किया है कि हम 1 करोड़ की संख्या को 3 करोड़ तक पहुंचाएंगे। अभी 2 करोड़ और दीदियों को समूह से जोड़ेंगे। इसे जो समूह से जुड़ी हुई दीदियां, जरा हाथ उठा बताओ कौन कौन जुड़ी हुई है। देखिए ये सब दीदियां समूह से जुड़ी हुई। अच्छा बताओ जो दीदियां नहीं जुड़ी हैं गांव में, जो परिवारों की, वो जुड़ना चाहती है कि नहीं जुड़ना चाहती? जरा हाथ उठा के बताओ दीदी लोग, जुड़ना चाहती कि नहीं जुड़ना चाहती? वो जुड़ना चाहती। तो अभी हम 2 करोड़ और जोड़ेंगे। अभी यहाँ समूह के कुछ स्टॉल लगे हुए हैं। आने वाले समय में हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। अधिकारीगण हैं, उनको मैं कहूंगा जो उत्पाद हमारी दीदियों के द्वारा बनाया जाए, सरकारी जरूरत जितनी है वह सरकारी खरीद दीदियों से ही की जाए, समूह से ही की जाए। ये पूरे आर्थिक रूप से अगर थोड़ी समृद्ध होती हैं दीदियां, अगर पुरुष 1 लाख रुपया में घर को व्यवस्थित ढंग से चलाता है तो हमारी जो महिलाएं हैं अगर वो 10,000 रुपया कमा ले तो 10,000 रुपया में 1 लाख रुपया में जितना व्यवस्थित घर आप चलाते हो, दीदियां 10,000 में चलाकर दिखा देती है। बताइए सही है कि नहीं सही है? अभी बहुत सारे ऐसे काम होने वाले हैं। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर ये बताना इसलिए जरूरी है, यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जिनको वृद्धावस्था पेंशन मिलती होगी। मिलती है किसी को वृद्धावस्था वाले? कितने लोग हैं? अच्छा कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, बहुत लोग नहीं आए। जिनको मिल रही है उनको एक खुशखबरी दे रहा हूं, जो नहीं आए उन तक खुशखबरी पहुंचा दे। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट प्रस्तुत हुआ है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 300 रुपया महीना पेंशन मिलती थी। याद है कि नहीं याद है? चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे विधवा माताएं बहनें हो और चाहे हमारे दिव्यांग भाई बहन हो। कल विधानसभा में ऐलान किया गया है जो 300 पेंशन थी उसे बढ़ाकर पहले हमने 1,000 किया है और 1 अप्रैल से वह पेंशन 1,500 रुपया महीना देने का काम किया। एक कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाने का तो ऐलान किया ही, एक बड़ा ऐलान किया। अभी आप लोग देख रहे थे, बताया जा रहा था कि यहाँ एक्सप्रेस वे है, नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है। कई बार सड़क दुर्घटना हो जाती है, कोई कहीं से चल के आ रहा है और कहीं पर उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके पास इलाज कराने का पैसा नहीं है, तो कई बार इलाज के अभाव में उसको जीवन खोना पड़ता था। कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नया प्रधानमंत्री कार्यालय बना है सेवा तीर्थ, वहां से ऐलान किया है कि अगर कोई सड़क दुर्घटना में घायल होगा तो उसको 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज की सुविधा ये भारत सरकार के खजाने से की जाएगी। आप सबको आह्वान करता हूं, भगवान से प्रार्थना किसी का एक्सीडेंट ना हो, लेकिन अगर किसी को दुर्घटना हो जाती है तो मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, उसको अस्पताल पहुंचाना चाहिए। आपको उसके इलाज का पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। जिस सरकार को आप सबने देश में बनाने का काम किया है वह सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उसका इलाज करा करके वो स्वस्थ होकर के अपने घर और परिवार के पास जाए, इसकी व्यवस्था सरकार ने कर देने का काम किया। मैं आप सभी लोगों को, यहाँ अम्बेडकर नगर के लोगों से अगर मैं पूछ लूं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बताओ गुंडागर्दी होती थी कि नहीं? दोनों हाथ में बताओ, होती थी कि नहीं होती थी? अब कोई गुंडागर्दी करता है क्या? अब किसी गुंडे अपराधी से डर लगता है क्या? मेरी माताओं बहनों बताओ, लगता है क्या?
आज ऐसी सरकार आप सबने बनाने का काम किया है कि जब सपा की सरकार थी तो थाने कौन चलाते थे, गुंडे अपराधी माफिया चलाते थे, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो थाना, तहसील और जिला जिनको चलाना चाहिए थानेदार चलाते हैं, डीएम चलाते हैं, डीएम चलाते हैं, कप्तान चलाते हैं। लेकिन पहले ये स्थिति नहीं थी। सपा की सरकार में पुलिस अपराधियों से डरती थी, लेकिन भाजपा की सरकार में अपराधी पुलिस से डरते भी हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ करके भागने के लिए विवश भी। ये आप सबने तो तय कर दिया, हम सुशासन वाले हैं, भगवान श्री राम की जन्मभूमि के निकट हैं, और हमने कहा हम राम राज्य यानी सुशासन देंगे, विकास करेंगे, गरीब कल्याण करेंगे। गांव के अंदर जो इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ रही हैं, उनके जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है, ये समूह बनने से पहले बहुत सी दीदियां ऐसी होंगी जिनके घर के जो पिता होंगे, पति होंगे, पुत्र होंगे, उनको घर से निकलने की अनुमति नहीं देते थे। लेकिन आज सबको अनुमति मिलती है कि आप समूह के माध्यम से महिलाओं का संगठन खड़ा करिए, और संगठन पैसे की कमी नहीं है, ये भी मैं बता रहा हूं, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा देंगे। आप आगे बढ़ो, और आप सब अपने जितने भी यहाँ बड़े बुजुर्ग नौजवान दोस्त हैं उनको बताना चाहता, ये अगर कोई भी पैसा देती है तो उसको पाई पाई चुका देती है, पैसे की बेईमानी में महिलाएं। अब कई बार तो बहुत सारे लोग ऐसे हमारे होते, भाई लोग लोन ले लिए तो सोचते हैं लोन नहीं है, कर्ज नहीं है, उसमें तमाम प्रकार के सुख साधन जुटाने लगते हैं। लेकिन पुराना ट्रैक्टर खरीद करके, मैं तो आज प्रसन्नता हुई मुझे, एक ट्रैक्टर से 2 ट्रैक्टर करके अपने जीवन को खुशहाल बनाने, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करने वाली ऐसी दीदियों का मैं अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई। विद्युत सखी के रूप में, बैंक सखी के रूप में, बीसी सखी के रूप में, ये जो हमारी दीदियां लखपति दीदी बनी है आज, उनको अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। और मंच से एक बात मैं कहना भी चाहता हूं, कई समूहों में इस प्रकार की शिकायत मेरे पास आती है कि जो समूह की अध्यक्ष है, जो सचिव हैं, जो कोषाध्यक्ष हैं, केवल 3 लोगों के बीच में सारी गतिविधि चलती रहती है। पूरे समूह को आगे बढ़ाइए, समूह की हर दीदी को जिसकी जो जरूरत है उसके हिसाब से आगे बढ़ने का मौका दीजिए। सरकार चाहती है कि हमारी लखपति दीदी ही नहीं, आने वाले समय में करोड़पति दीदियां बने, करोड़पति दीदियां बने। और आप देखना, मैं आज आपको यहाँ पर आज 14 फरवरी को मैं आपके बीच में बात कर रहा हूँ, लेकिन 14 फरवरी को जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप देखना, जब अगला 14 फरवरी आएगा तब तक उत्तर प्रदेश में ही सैकड़ों करोड़पति दीदियां बन जाएंगी। इसके लिए हम कार्य योजना बना चुके हैं। एक जिले में 75 दीदियों को, हमारे यहाँ 75 जिले हैं, एक जिले में 100 दीदियों, करोड़पति दीदी यानी दीदी और समूह को मिलाकर एक समूह को करोड़पति समूह बनाने का काम। बहुत सारे काम है जिसकी मैं चर्चा यहाँ पर नहीं करना चाहता, लेकिन आप सबको आज यहाँ पर ये कह करके जाऊंगा, कटेरी और भीटी या अम्बेडकर नगर या उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले, हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होता। सपा बसपा की सरकार होती थी तो कुछ का साथ, कुछ का विकास होता था, कुछ का तुष्टीकरण होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है जिसमें सबका साथ, सबका विकास होता है, बिना भेदभाव का विकास होता है। चुनाव आते हैं, लोकतंत्र है, हर 5 वर्ष में चुनाव होते, चुनाव में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें वोट नहीं देते, लेकिन हम उनके साथ विकास योजनाओं में भेदभाव नहीं करते। अगर कोई गरीब आदमी है तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन फ्री में उसे भी देते हैं जिसने भाजपा का कमल नहीं दबाया, कमल का बटन नहीं दबाया। हम आयुष्मान भारत योजना का कार्ड उसे भी देते हैं जो भाजपा को वोट नहीं दिए हैं, नहीं देते हैं। हम अब प्रधानमंत्री आवास उन्हें भी देते हैं, क्योंकि हम सत्ता में आने के बाद सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए काम करते हैं। लेकिन अपील जरूर करेंगे आपसे, यहाँ बहुत सारे ऐसे हमारे किसान बैठे हो जिन्हें सीधे दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री जी 2-2 हजार की 3 किस्त, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है ये नहीं देखते,
कौन अगड़ी जाति का है, कौन पिछड़ी जाति का है, कौन अनुसूचित जाति का, यह भी नहीं देखते। केवल यह देखते को किसान है, चाहे एक बिस्वा जमीन भी होगी उसके पास, तो दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री जी 2-2 हजार की 3 किस्त के माध्यम से साल में 6,000 रुपया भेजते। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन फ्री में मिलता है कि नहीं मिलता, बताओ। देखो देश के आगे 40 लोगों को मिलता है। अरे कितने लोगों को मिलता है, जरा हाथ उठा बताओ ना जरा। ये पत्रकार लोग कहेंगे 4-5 लोग, सबको यहाँ उत्तर प्रदेश में 15.5 करोड़ लोगों को, देश में 80 करोड़ से अधिक लोगों को कोई भूखा न रहे। एक गरीब माँ बाप का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो क्या क्या करता है, क्या क्या सोचता है, सोचिए। बहुत से गरीबों के घर में पहले शौचालय नहीं रहा होगा, लेकिन आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के आने के बाद डबल इंजन की सरकार ने शौचालय भी बनवाया, और जिन घरों में आजादी के 75 साल बाद भी बिजली नहीं पहुंची, उनके घरों में बिजली भी पहुंचाने का काम किया। बताओ कोई घर ऐसा बचा है क्या जिनके घर में बिजली नहीं पहुंची? सपा की सरकार याद करो, कितने घंटे बिजली आती थी, भूल गए सपा? कितने घंटे? 5 घंटे आती थी, अब कितनी आती है? सपा की सरकार का मतलब बिजली आती नहीं थी, भाजपा की सरकार का मतलब बिजली जाती नहीं। पहले ट्रांसफार्मर जल जाए तो बिना रिश्वत दिए बदलता नहीं था, और अगर आप जल जाए तो आप बिजली विभाग को एक फोन करते हो, कंप्लेन नोट कराते हो, और कहीं 24 घंटे में, कहीं 48 घंटे में, कहीं 72 घंटे में जला हुआ ट्रांसफार्मर बदलने बिजली विभाग आपके पास आता है। आता है कि नहीं आता है? जब सपा बसपा की सरकार होती थी तो जिन किसानों के पास अपना नलकूप है उनको बिजली का बिल देना पड़ता था। हमारी सरकार अन्नदाताओं के लिए समर्पित है। अप्रैल 2023 से जिन किसानों ने नलकूप लगाया है, बिजली से चलाते हैं, उनकी बिजली का बिल अब सरकार भरने का काम करती है, किसानों को भरना नहीं पड़ता। ये जरूर अपील करके जाऊंगा, जो नलकूप के मालिक हैं उनके नलकूप से अगर आसपास के किसान सिंचाई करते हैं, बिजली तो फ्री में मिल गई लेकिन उन्होंने सिंचाई का रेट नहीं घटाया, सही है ना? उसको घटाने का काम करिए, उसको घटाने का काम करिए। आने वाले समय में हम लोग तो लगातार ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं। अभी जिन लोगों के घरों में बिजली का बिल आ रहा है, पीएम सूर्य घर योजना आई है, उस पीएम सूर्य घर योजना से सोलर सिस्टम से आपके घर में बिजली जले, इसकी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब पीएम सूर्य घर से जब आप सोलर पैनल के माध्यम से बनी हुई बिजली का उपयोग अपने घर में करोगे तो एक पैसे का बिल नहीं आएगा, फ्री में आपको बिजली मिल जाएगी। ऐसी तमाम सुविधाएं हैं जिनका वर्णन मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। ओडीओपी, आपके जनपद में बने हुए कपड़े पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में नहीं, दुनिया में भी जाते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के बड़े बड़े जो रईस देश थे, संपन्न देश थे, उनसे फ्री ट्रेड डील हुई है, खुला व्यापार समझौता हुआ कि अमेरिकन अगर कोई सामान बने तो अमेरिका में भी बिक सकता है। और अमेरिका का सामान कुछ सामान है, उस सामान को हमारे यहाँ अभी बहुत हमारी कमाई विकसित बनना पड़ेगा। अब कई बार विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित अम्बेडकर नगर का मतलब लोग, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित अम्बेडकर नगर का मतलब जो गरीब है वो अमीर बनेगा, जो गरीब है वो अमीर बनेगा। ये विकसित भारत है, ये विकसित उत्तर प्रदेश है, ये विकसित अम्बेडकर नगर है। लोगों का जीवन खुशहाल हो, लोगों की समस्याओं का समाधान हो। डबल इंजन सरकार का बजट आया है, इस बजट के माध्यम से मैं आप सब युवाओं का आह्वान करना चाहता हूं, दीदियों का आह्वान करना चाहता हूं, उस बजट को पढ़िए, उस बजट को पढ़ के समझिए। ऐसे ऐसे बजट में प्रावधान आए हैं कि आप केवल रोजगार पाने के लिए नहीं, बहुत सारे हमारे युवा आजकल आउटसोर्सिंग और संविदा की नौकरी खोजते रहे। अरे मैं तो आपको कहना चाहता हूं, आप आउटसोर्सिंग और संविदा और सरकारी नौकरी के चक्कर में पढ़ना चाहते, मैं रोक नहीं रहा हूं,
वहां पर भी कोई ना कोई चाहिए, लेकिन आप रोजगार पाने वाले नहीं, आप रोजगार देने वाले बनिए। ये हमारी सरकार ने बजट ला करके देने का काम किया। आप गांव में उद्योग लगाओ, चाहे नगर में उद्योग लगाओ। अभी आपको बताया गया है प्रेजेंटेशन के माध्यम से, जितना यहाँ एक्सप्रेस वे बना है उसके अगल बगल एक इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। आने वाले समय में दुनिया के अंदर जितने सामान बिकने वाले हैं उसका निर्माण भारत में होने वाला, भारत की युवाओं को रोजगार मिलने वाला, भारत की अर्थव्यवस्था बड़ा आकार लेने वाली है। विकसित भारत बनने की दिशा में बड़े बड़े कदम उठाने का काम किया। विपक्षी बौखलाए हुए, उन लोगों को लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर गरीबों का इसी प्रकार से भला होता रहा, अन्नदाता किसानों के जीवन को इसी तरह से सुखद बनाया गया, उनकी आमदनी बढ़ाने का काम होता रहा, युवाओं को रोजगार मिलता रहा और मेरे महिलाओं का सशक्तिकरण होता रहा, उनको सत्ता वियोग में 2000, मैं तो अभी 27 की सपा वाले बात करते हैं, मैं तो इस मंच से कहता हूं 2027 छोड़िए श्री अखिलेश यादव जी, श्री राहुल गांधी जी, 2047 तक अभी सत्ता में आने के आपके सपने पूरे होने वाले नहीं हैं। आप सबके आशीर्वाद से 2022 में आकर अखिलेश यादव जी बहुत उछल रहे हैं, रोज बयानबाजी कर। लेकिन आपको बता रहा हूं, लोकसभा चुनाव था 2024 में, हम अम्बेडकर नगर सीट हार गए, प्रदेश में और भी कई सीटें हारे, लेकिन लोकसभा चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को 240 सांसद मिले। 2014 में हमें 73 सांसद यूपी से मिले थे, देश में 283 मिले थे। 2019 में हमें उत्तर प्रदेश से 64 मिले थे, देश में 303 मिले थे। लेकिन 2024 में विपक्ष ने दुष्प्रचार किया, गरीबों के बीच में, दलितों पिछड़ों के बीच में जाके प्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीट जीत जाएगी तो संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। मैं आप सबको अम्बेडकर नगर की धरती से बताना चाहता हूं, हम सब संविधान के पुजारी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के पुजारी हैं। जितना संविधान का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जितना बाबा साहब के पंच तीर्थों के निर्माण के साथ सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, न कांग्रेस ने किया है, न कांग्रेस के गुनवे ने किया है, न कांग्रेस के सहयोगी इनकी दलों ने किया है। न हम संविधान खत्म करने वाले हैं, न आरक्षण खत्म करने वाले हैं। ये लागू है, आगे भी लागू रहेगा। दूसरी बात, इनके दुष्प्रचार को जब जनता जान जाती है तो लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ, वहां कमल का फूल खिला, तीसरी बार हमारी सरकार बनी। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ, वहां पर भी कमल खिला, वहां भी भाजपा की सरकार बनी। दिल्ली प्रदेश का चुनाव हुआ 26 साल के बाद, वहां भी भाजपा की सरकार बनी और वहां भी रेखा गुप्ता जी हमारी सीएम बनी। अभी बगल में बिहार है, बिहार में भी विधानसभा चुनाव हुआ और वहां भी भारतीय जनता पार्टी और जदयू गठबंधन की एनडीए की सरकार बनी। तब से श्री अखिलेश यादव जरूर उखड़े। वो यहां से गए तो उनका एक भी प्रत्याशी नहीं था, वो भाजपा का विजय रथ रोकने गए, वहां भाषण दे रहे थे कि मगध में हराया है, अवध में हराया है, मगध में हराएंगे। जब मगध में वो हार गए, श्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना पाए, तो हमने कहा अब हमने तुमको जरूर मगध में हराया है और 2027 में अवध और उत्तर प्रदेश के फूल चढ़ाएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे। तब से अखिलेश यादव जी रोज उल्टे सीधे बयान देते, सुनते कि नहीं, वो पीडीए की बात करते हैं। आप सबको सावधान कर रहा हूं, इनका पीडीए फर्जी है, इनका पीडीए पिछड़ों का भला करने वाला नहीं है, दलितों का भला करने वाला नहीं है, गरीबों का भला करने वाला नहीं है, किसानों नौजवानों का भला करने वाला नहीं है, महिलाओं का सशक्तिकरण करने वाला नहीं है। इनका पीडीए केवल परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, अपने परिवार का भला कर सकते हैं, गुंडों अपराधियों माफियाओं का भला कर सकते हैं, लेकिन प्रदेशवासियों का भला नहीं कर सकते। इसे 2027 के लिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, बताओ इस बार तो कमल खिलाओगे नहीं अम्बेडकर नगर वाले? बताओ जरा दोनों हाथ दा करके। आपकी स्टार प्रचारक दीदियों के हाथ में बागडोर रहेगी,
वैसे धर्मराज जी को आपने जिता दिया उपचुनाव, समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर कर दिया है, लेकिन 2027 में हमें अंबेडकर नगर से एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन सरकार किसकी बनी? भारतीय जनता पार्टी की बनी थी कि नहीं बनी थी? लेकिन 2027 में जब भाजपा की सरकार बने तो अंबेडकर नगर की भी हर सीट पर कमल का फूल खिले, या मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ। मुझे पूरा भरोसा, जब आप एक कमल का बटन दबाते हो ना, 4 करोड़ गरीबों को पक्का घर मिल जाता है, 80 करोड़ गरीबों को फ्री राशन मिलता है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, लगभग 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से इलाज की सुविधा मिलती है। जिन गरीबों के घर में आजादी के बाद से लगातार अंधेरा था, उनके घर में बिजली की रोशनी पहुंच जाती है। अमीर आदमी के सुखों को तो आप दूर से देखते थे, लेकिन गरीब आदमी के दुखों को अगर किसी ने देखा है तो भारतीय जनता पार्टी ने देखा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा है। गरीबों के घरों में शौचालय भी बनवाने का काम किया। अभी 3 करोड़ और तमाम लोगों के आवास बहुत को मिल गए, बहुत को नहीं मिले हैं। जिनको नहीं मिले हैं उनको भी प्रधानमंत्री आवास देने का सर्वे हो गया है, उसकी जल्दी ही शुरुआत करने वाला। कोई ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर मैं घोषणा कर रहा हूं, एक भी परिवार झुग्गी झोपड़ी और कच्चे घर में नहीं रहेगा। ये भाजपा की डबल इंजन सरकार की आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में मैं आपको गारंटी देकर के जा रहा हूं। यह हमारी सरकार का संकल्प है। गरीबों के जीवन में भी वह जरूरी खुशियां आनी चाहिए जिसके वो अधिकारी हैं। सबका साथ सबका विकास ऐसे नहीं होगा कि कुछ लोगों के तो राजमहल बने हो, लेकिन कुछ लोगों को परिवार को सर छुपाने के लिए भी एक छोटा सा घर ना हो। एक मॉडल यहाँ हमारे ग्राम विकास विभाग वाले लगा के रखे, कैसा घर प्रधानमंत्री आवास बनना चाहिए। ऐसा आवास बनाने के लिए जिनके नहीं बने उनको बनाने के देने का काम करें। हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम चल रहा है। थोड़ी बहुत असुविधा है कई गांव में, कई ठेकेदारों ने पाइपलाइन डालने के लिए गलियों को खोदा तोड़ा, लेकिन पाइपलाइन डालने के बाद उसे बनाया नहीं है। अभी मैंने कहा है, अभी अधिकारियों की बैठक भी लूंगा, लेकिन हमारी सरकार की सोच देखिए कि चाहे अगड़ी जाति का हो, चाहे पिछड़ी जाति का हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, हर घर नल से जल, शुद्ध जल पहुंचाने का संकल्प किसने लिया? तो ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ऐसे तमाम काम हुए जिनके बारे में आपको बताऊंगा तो बहुत देर लगेगी, लेकिन इतना ही कहकर के मैं जाऊंगा कि आने वाले समय में हम अम्बेडकर नगर का बहुत विकास किया गया है, लेकिन अभी और विकास करना चाहते हैं। जो और विकास करना चाहते हैं उसके लिए आप सबका सहयोग और समर्थन चाहिए। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी, उनके पास कार्यकर्ता नहीं, गुंडे, अपराधी। इस समय मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम चल रहा। एक जागरूक नागरिक के नाते जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 18 वर्ष की आयु अगर आपने पूरा कर लिया है, तब से लेकर के जब तक भगवान आपको जीवन दे धरती पर है, तब तक आप जब भी चुनाव लोकसभा विधानसभा के हो, वोट दे करके किस पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में बननी चाहिए इसका फैसला कर सकते हैं। उस फैसले की अगर सीमा पर हमारा सेना का जवान खड़ा है और पाकिस्तान की ओर से गोली चले, हमारे सैनिक के हाथ में केवल हथियार होगा, तो क्या हम पाकिस्तान के सैनिक को मार पाएंगे? क्या आतंकवादियों को मार पाएंगे? क्या अगर कोई गलत करे तो उसको सही करने की ताकत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के माध्यम से हमारे देश के हर नागरिक को जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है उससे संपूर्ण जीवन के लिए दिया। इसलिए मतदाता सूची का शुद्धिकरण चल रहा है। जिनका नाम न जुड़ा हो, अपने बीएलओ के माध्यम से, अपने BLA 2 के माध्यम से, अपने बूथ पर जाकर के अपना नाम जुड़वाने का काम जरूर करिएगा। ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है। विपक्ष बौखलाया है, संसद की कार्रवाई नहीं चलने देता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करता है। गरीब माँ बाप के बेटे हैं इसलिए उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं देखना चाहिए। श्री राहुल गांधी ये सोचते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी उनकी जागीर है। मैं बताना चाहता हूँ, इस देश की जनता जिसको चाहेगी प्रधानमंत्री की कुर्सी उसकी होगी, और इस देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को चाहती है
इसे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में तीसरी बार चल और हमें पूरा विश्वास है 2047 तक पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और जनता का जो आशीर्वाद है, इनके बल पर फिर कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और 2029 में फिर देश में बनेगी। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, वहां भी कमल खिलने जा रहा है। आपको बताते हुए आज अम्बेडकर नगर की धरती में आप सब इतनी बड़ी संख्या में आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाए। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को दूंगा विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, भारत माता की। पर स्मार्ट गांव बनाने के संकल्प के साथ मनरेगा रूपी भ्रष्टाचार के दानों का अंत हो गया है और विकसित भारत जी राम जी अधिनियम पास हो गया है। अब गांव का विकास भी होगा और श्रमिकों को रोजगार मजदूरी भी मिलेगी और गांव में ऐसा विकास होगा जिसकी जरूरत है और कोई ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा। कागज में काम नहीं, धरातल पे काम करना पड़ेगा। मंदिर के लिए पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पंचायत चुनाव तो समय पे होंगे। अखिलेश यादव जी आस्तिकन धाम का विकास होगा। उन लोगों ने कहा ये तो अखिलेश यादव जितना विकास भाजपा ने किया है उसका धन्यवाद तो करते नहीं हो। सड़क से लेकर के धर्मस्थलों तक हम लोग सब काम कर रहे हैं और सब काम करेंगे। अब जो संसद करेगी आप चिंता मत करो, लगातार भाजपा पर वो तो करेंगे ही। बेचैन है सत्ता के बिना। अखिलेश यादव जी गए थे तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने, विपक्ष का नेता हफ्ते हफ्ते बना। देखिए श्री अखिलेश यादव जी, मैं आपको बता दूं कि वो 2027 में मंत्री बनने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। यह सही है कि लोकसभा चुनाव अयोध्या की हम हार गए थे और वो इसी अहंकार में वो बिहार गए थे। बिहार में प्रचार कर रहे थे कि भाजपा को अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे, लेकिन वह हाफते तेजस्वी यादव जी को नेता विपक्ष बना पाए, सरकार तो नहीं बना पाए। जब से बिहार हार के आए तब से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ, उल्टी सीधी बातें करते हैं। जब वह सरकार में थे 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया, अपराधियों को संरक्षण दिया, कानून व्यवस्था ध्वस्त की, दंगों की आग में मेरा उत्तर प्रदेश झुलस रहा। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सिमी के